बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकारी साराना साहब, रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। नाज़रीन, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी फौजियों को एक धमाके में कत्ल करने वाले मुलजिम को पाकिस्तान की मदद से गिरफ्तार किए जाने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह का ताल्लुक दाइश से है और वो अगस्त 2021 में अमरीकी इनखला के वक्त काबुल एयरपोर्ट में 13 अमरीकियों की हलाकत का मुबैना मास्टर माइंड है। बताया यह भी जा रहा है कि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी ताउन की असर-ए-नो तजदीद की वजह से मुमकिन हुई है। यहाँ सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ़ कर लिया है और ट्रंप के साबका दौर में खराब होने वाले ताल्लुकात अब बेहतर होने जा रहे हैं? और क्या ये भी कहा जा सकता है कि पाक अमेरिका सिक्योरिटी ताउन फिर से बहाल होने जा रहा है? और क्या पाकिस्तान एक बार फिर से अमेरिका के लिए एक अहम मुल्क बनने जा रहा है? बहरहाल, ट्रंप के इज़हार तशक्कुर पर और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। जबकि दूसरी जानिब मुल्क की सियासत की बात की जाए तो पीटीआई ने एक बार फिर हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी है। पीटीआई ने ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान तो अपनी जगह बहरहाल, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या पीटीआई ने तमाम अपोजिशन जमातों को एक नुकाती एजेंडे पर मुत्तफिक कर लिया है, राजी वाजी हो गए? और क्या तमाम जमातें पीटीआई की तर्ज सियासत और तर्ज एहतजाज से मुत्तफिक हैं? ज़मीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है, वो इसके बरक्स है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम किसी तौर पर भी तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर निकलने का इरादा नहीं रखती। 26वीं तरमीम और आईनी बेंचेस को लेकर भी दोनों जमातों के मौक़िफ़ में तज़ाद है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी पीटीआई के एजेंडे को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन तर्ज सियासत से मुत्तफिक नहीं है। वो भी सड़कों और जल्द से जुलूसों के जरिए एहतजाज के हक़ में नज़र नहीं आते। आज के प्रोग्राम में इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे और मैं स्टार्ट कर लेती हूँ सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब से, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनकी राय को जरा सबसे पहले जानते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ब्रिगेडियर साहब पिछले 70 सालों में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और हम सब इस बात के मुंतज़िर थे कि दुनिया कब इस बात को एडमिट करेगी। और जब हम दुनिया की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली जो अमरीकी सुपर पावर है उसके हवाले से जो है पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम किया जाना बहुत ज़रूरी था। नो मैटर व्हाट के आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, उनकी जगह XYZ कोई भी सदर होता, लेकिन उसकी तरफ से भी ये बयान आना, और बिलखुसूस अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से इन काविशों का एतराफ़ कर लेना, कितनी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं आप इस चीज़ की? और आपको लगता है कि आज की स्टेटमेंट आने के बाद अक़वाम आलम में ये एक मैसेज क्लियर हो चुका है, ये दुनिया ये तस्लीम कर चुकी है कि हाँ, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है ब्रिगेडियर साहब। देखें जी, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म में और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में माजी में बहुत कोऑपरेशन रही है, ओपनली भी। और जाहिर बात है, जिस तरह के खास ताल्लुकात होते हैं हुकूमतों के या अपना इदारों के दरमियान, तो वो तो रहा है। और हम तो उनकी फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं, चाहे वो अफगान जहाद हो, चाहे वॉर ऑन टेरर हो। वो अलग बात है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जो वॉर ऑन टेरर थी वो हमारी जंग नहीं थी, लेकिन वो जंग हम पर मुसल्लत की गई अमरीकियों ने। लेकिन बहरहाल नुकसान हमारा हुआ, 70-80 हज़ार पाकिस्तानी शहीद हुए, हमारा $150 अरब का नुकसान हुआ और हमारे हजारों हमारे फौजी अफसर जवान जो हैं वो शहीद हुए। और एंड में फेस सेविंग एग्जिट भी हमने अमरीकियों को दिया, जब 3 साल पहले वो 20 साल के बाद वो अफगानिस्तान से चले गए। लेकिन पीछे $8 अरब के हथियार छोड़ गए, जिससे पिछले 2 साल में इन दहशतगर्दों ने फिर एक दफा जो हमारे खिलाफ कार्रवाई की और पता नहीं कितनी तादाद में पाकिस्तानी शहीद हुए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसमें अब मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जो पिछले 3 साल से हो रही है, ये पहला कोई पब्लिक इंडिकेशन आई है, और वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से उनकी ज्वाइंट सेशन को एड्रेस कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने इस बात का इंडिया तो दिया है। लेकिन आई विश के साथ ये जुमला भी बोल देते हैं कि जनाब, जिन हथियारों को मैंने ऐलान किया कि वो हथियार हमें वापस मिले जो हम अफगानिस्तान में छोड़ गए थे 3 साल पहले, वही हथियार जो है वो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जो है दहशतगर्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे सदारत संभालने के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान को मौसूल होने वाली जो पहली कॉल है वो इज़हार तशक्कुर के हवाले से है। इसको आप किस तरीके से जो है वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे? देखिए जी, ये बिल्कुल इट हैज बीन अ बिग सरप्राइज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान
लोग तो जो विल्सन के डेमोक्रेसी एक्ट जो है वो टेबल होने का जो है वो बात चल रही थी सोशल मीडिया पे, उसने खुद भी कहा था मेरा डेमोक्रेसी एक्ट तैयार हो गया, लेकिन ऊपर से जब ये डेवलपमेंट हुई है, मैं समझता हूँ कि ये गेम चेंजर टाइप डेवलपमेंट है, इससे बिल्कुल पाकिस्तान की रेलेवेंस हो गई है। और दूसरी बात ये है, इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने ये कहा है कि वो जो हथियार है वो हमने वापस लेके निकलना है, हमें चाहिए, और हमारा बागराम एयरबेस पे हमने वापस लेना है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में उनकी हिकमत अमली क्या होगी वो तो पता लगेगा, लेकिन उन्हें इंडिया दे दिया है कि वो अफगानिस्तान के मामला जो है वो बिल्कुल खुला ऐसे नहीं छोड़ देंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को कल ऐलान नहीं करना चाहिए था, पब्लिकली नहीं कहना चाहिए था। देखिए ये होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग कॉर्पोरेशन तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट होता है, उन्होंने वहां को ऐलान कर दिया कि हमें ये हाई प्रोफाइल टारगेट पाकिस्तान ने हैंडओवर कर दिया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, इस ऐलान से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए जी, मैं एक तंजिया बात कर रहा हूँ कि वहां उसको तो तालियां मिल गई, लेकिन पाकिस्तान को बन्नू मिल गया। और मुझे आज भी याद है कि जब मुशर्रफ के दौर में जब अफगान सफीर को, उस जमाने का मैं उसका नाम अभी भूल गया हूँ, जब उसको हमने पकड़ के हैंड ओवर किया अमरीकियों को, तो आपने देखा उसके बाद कितना सीवियर रिएक्शन आया पाकिस्तान के ऊपर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये हमने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। ठीक है, कोऑपरेशन होनी चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, बिल्कुल। काश कि ये खबर आ जाती कि जनाब हमने उनको ये बंदा दे दिया और हमने इन रिटर्न, हमारी कामयाबी है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कि आफिया सिद्दीकी हमको मिल गई। ठीक है, चलिए ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट आपका आगे। मैं साराना साहब से इस मामले पर बात करूं। साराना साहब, डोनाल्ड ट्रंप के वेलकमिंग जेस्चर के बाद पाक अमेरिका सिक्योरिटी ताल्लुकात हम कह सकते हैं कि बहाल होने जा रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो जिन पॉइंट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना कि बटग्राम एयरबेस वापस लेने का इंडिया है ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो सर फिर मतलब हम लोग मजीद चैलेंजेस बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? जब तक वो डेमोक्रेसी एक्ट सर पे लटकता रहेगा हम बहुत कुछ तैयार हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुझे तो अपने हाल पे हंसी आ रही है कि यार हम एक आज़ाद खुद मुख्तार गयूर कौम है। एक ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया तो साढ़े ही लगता है कि जिमें कमियां दे घर कोई ईद आ गई है, लुटियां डाल रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं हम कि लो जी उसने हमारा शुक्रिया अदा कर दिया। ठीक है ना। मुझे अपनी हम बतौर कौम पसमानदगी के ऊपर दुख हो रहा है। पहले तो हम पीटीआई वालों को वो मातम करते थे कि लो जी देख देने नल, और वो अब जनाब अली वो ट्रंप का इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम उनको बड़के मार रहे हैं कि लो जी ताड़ा ट्रंप तो साढ़े नाल रल गया। तो इससे हमारा अंदाज़ा कर लें कि हम लोग किस लेवल के लोग हम कहाँ खड़े हैं। बाकी रहा ये कि, और ये कोई पहला कारनामा हमने अंजाम नहीं दिया है। एमल कांसी, रमजी, वो बच्ची डॉक्टर जो थी, फिर वो सफ़ीर, और पता नहीं कितने लोग हमने उन्हें हवाले किए। अच्छा, पता नहीं कौन कौन कितना क्या क्या नोट कि अगर ये इस मामले पर हुकूमत लुटियां डाल भी रही है या खुशी का इजहार भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं फिर इसको आपको लगता है कि इस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि सिर्फ इस एक एक्ट से हम डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद नहीं जीत सकते? क्या पता डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद जीतने के लिए पाकिस्तान को मजीद कुछ और करना पड़े और डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे। वो क्या कहता है, नाच छमो जब तक तू नाचती रहेगी ये बचे रहेंगे राम और वो कौन थे। तो अब ऐसा ना हो कि हम नाचते ही रहें, तो ये अल्लाह बस बचाए। और वैसे भी पहले भी हाँ वही ना, बसंती नाचती रहेगी तो वो बचा रहेगा। लेकिन बात ये है कि अब मेरा सवाल ये कि हमने क्या खट लिया अमेरिका की गुलामी करके पिछले कई दहाइयों से। एक ऐसी जंग जो हमारी थी नहीं, एक ऐसे लोग जिनसे हमारा कभी लड़ाई थी नहीं, उन्हें हमने अपना दुश्मन बनाया। हमने अपने घर में आग ले आए, मैयतें उठाई, 80-90 हज़ार मैयतें उठा ली, $1 ट्रिलियन का नुकसान कर लिया। अमेरिका के फिर प्यारे नहीं बन सके, वो जाते हुए फिर यहाँ पे असला जान के छोड़ गया और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ। हम एक बार फिर जो है उसी की तब मुँह करके, और हम तैयार हैं कि जी हम आपके साथ खड़े हैं दहशतगर्दी की जंग में। कौन सी दहशतगर्दी की जंग यार जिसने हमें तबाह कर दिया, और जिसकी जंग थी 9/11 के बाद वो बिल्कुल महफूज मुल्क है। जिनका कोई ताल्लुक नहीं था वो आज तबाह हाल हो गए, और हम नहीं सीखने पे तैयार हो रहे। हम नहीं समझना चाह रहे कि हमने एक ऐसी जंग अपने गले डाल ली जो हमारी थी नहीं, और हम फिर गलती पे गलतियां करे जा रहे हैं
کہ صرف اس لیے کہ امریکہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہماری طرف دھیان نہ دے. تو یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں پے تو کرنا پڑے گا. امریکہ خوش ہوا یا مزید ہمیں اور طریقے ڈھونڈنے ہوں گے امریکہ کو خوش کرنے کے؟ امریکہ ایسا مگیمبو ہے، امریکہ ایک ایسا مگیمبو ہے جو کبھی خوش نہیں ہوتا. اس کی ڈو مور کی لسٹ ہمیشہ تیار رہتی ہے. ابھی یہ ہوا، اس کے بعد اور لسٹ آ جائے گی، اس کے بعد اور لسٹ آ جائے گی. اور ٹرمپ جیسا بندہ، میں تو اس پہ ٹرسٹ کرنے کوئی تیار نہیں ہوں کہ وہ میں اس کے کسی جیسچر کے اوپر ٹرسٹ کر لوں. وہ ابھی کچھ ہے، پل میں کچھ اور ہو جائے گا. تو میں تو اس بات پہ بالکل تیار نہیں ہوں کہ وہ امریکہ جو ہے ہم سے کوئی خوش ہو گیا یا کیا ہو گیا ہے. امریکہ ہمیں اگر ڈرا کے، امریکہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کے، ہماری کمزوریاں میں دکھا کے اگر وہ اپنے سارے مطالبات پورے کرنا چاہ رہا ہے تو کر لے، پھر ٹھیک ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہی ہے کہ اس سے ہمیں بطور قوم کیا ملا ہے. کل جو بنو میں ہوا ہے وہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے، اور وہ صرف ان دہشت گردوں کی وجہ سے. ہمارے نوجوان اپنی شہادتیں دیتے ہیں، ہمارے نوجوان سیسا پلائی دیوار بن کے دہشت گردوں اور عوام کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہم کب تک اپنے جوانوں کی ایسے میتیں اٹھائیں گے؟ کب تک ہم اپنے شہیدوں کو اس طرح دیکھتے رہیں گے؟ اب رضوان رضوی صاحب چلے، جیسے میرا کانٹیکٹ ہو تو مجھے بتائیے گا جی، جیسے ان سے کنیکشن بحال ہو. انور رضا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس ٹرمپ کا حوالہ ابھی سارانہ صاحب نے دیا، ان کی چند بیانات میں چاہوں گی کہ میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس کے بعد آپ اپنا تجزیہ شروع کریں. سر 1999 میں انہوں نے جوہری ہتھیاروں کو پاکستان سے خطرہ قرار دیا، امریکہ کو دھوکہ دینے اور اربوں ڈالرز دینے کی امداد کا پاکستان کو تانا دیا. یہ تک کہا کہ جو امریکی رہنما ہیں انہیں پاکستانی جو لوگ ہیں یا پاکستانی لیڈرز ہیں وہ بے وقوف سمجھتے ہیں. پھر یہی نہیں، 2018 میں انہوں نے یہ کہا کہ صرف پاکستان ہی نہیں ہے جسے ہم بغیر فائدے کے اربوں ڈالرز دیا کرتے ہیں. تو سر جب اتنی یوں کہہ لیجئے کہ دل میں کڑواہٹ ہو پاکستان کے لیے، اس دل سے یا پھر اس زبان سے آج پاکستان کے بارے میں اگر اچھے الفاظ نکل آئیں تو بحیثیت قوم بھی ہمیں اس کو کس طریقے سے لینا چاہیے، اور دوسرا یہ بھی کہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ان سٹیٹمنٹ کو ہمیں کس نگاہ سے دیکھنا ہوگا؟ ذریعہ بہت شکریہ آپ کا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے کئی پہلو ہیں. پہلا تو یہ دیکھیے کہ جو انہوں نے پاکستان سے متعلق دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو سراہا ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اس کا پولیٹیکل فائدہ حاصل کر رہی ہے کہ وہ جو اپنے سیاسی انیمی ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کے حوالے سے انہیں بڑا یہ گمان ہوگا کہ شاید ٹرمپ اب بالکل ہماری طرف ہے. چلیے یہ بات ہم ایک لمحے کے لیے تسلیم بھی کر لیں ان کے اگلے سٹیٹمنٹ تک. تو یہ دیکھیں جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نے جو انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا وہ ان کے حوالے کیا، تو مجھے بتائیں اس سے واضح طور پر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں خدا نہ خواستہ ان میں اضافہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا، امریکہ کے اس سٹیٹمنٹ سے جو دہشت گرد ہیں وہ تو پہلے ہی پاکستان کے دشمن ہیں. آپ نے جو سوال کیا، ہمیشہ امریکہ جب اپنے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کی ان کو ضرورت ہے تو وہ پاکستان کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، جیسے افغان وار سے وہ باہر نکلنا تھا، تو پھر وہ پاکستان کے خلاف بیانات بھی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اس وقت آپ کی نظر میں انور صاحب امریکہ کے پس پردہ کیا مقاصد چھپے ہو سکتے ہیں پاکستان سے ملحقہ؟ دیکھیے، ایک تو پاک چین جو دوستی ہے اور پاک چین تعلقات ہیں وہ کھٹکتے ہیں امریکہ کو. دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی تھی، دیکھیے جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، وہ تو بھارت کے ساتھ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو دوسرا امپورٹنٹ دورہ تھا نیتن یاہو کے بعد وہ مودی کا تھا، اور مودی سے ملے. وہ ہمارے پرائم منسٹر کو تو انہوں نے ابھی تک انوائٹ نہیں کیا. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کر کہہ رہے ہیں، آپ کی تجارت ان کے ساتھ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کی ان کے ساتھ ہے. اب آپ ہمیں شاید جو ہمارے پاک چین تعلقات ہیں ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے شاید یہ سٹیٹمنٹ آیا. پھر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کے اس سٹیٹمنٹ سے جو ہم پر گزرے گی وہ کیا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ نہ کہیں بڑھ جائیں. ہماری سیکیورٹی فورسز آگے ہی بڑا نقصان ان کا جانی اور مالی ہو چکا ہے. ایک اور بات دیکھیے ذرا، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے لیے بڑا کوئی خیر سگالی کا جذبہ رکھتے ہیں تو پھر انہیں پاکستان کو فائنینشلی سٹرونگ کرنے کی ضرورت تھی. انہیں آئی ایم ایف کے جو ہمارے ساتھ جائزہ مشن ہے اس کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت نقصان اٹھایا ہے، $1 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے. یہ ہمارے اتحادی ہیں تو ان کو ایک تو لون ذرا سافٹ لون دے دیجئے، جتنا ہمارے نیٹی گٹیز میں جا رہے ہیں نہیں جانا چاہیے. اور پھر
अमेरिका हमारी मदद कर सकता था। दहशतगर्दी तो अब भी हम भुगत रहे हैं। अमेरिका की जो जंग हमने लड़ी है वो आज तक उसका जो खमियाजा है हम और हमारी कौम भुगत रही है। हमारी सिक्योरिटी पॉइंट्स फोर्सेस आप भुगत गिनवा रहे हैं जो कल तक ना हो सका, आपको लगता है वो आने वाले दिनों में हो सकता है? क्योंकि हम जब हुकूमती सतह पर हुकूमती वुज़रा के ट्वीट्स देख रहे हैं या जो भी हेडलाइन सुन रहे हैं उसमें तो हुकूमत इस वक्त खुशी के शादियाने बजा रही है, तो क्या वो अपनी सिफारतकारी या डिप्लोमेसी को जिस अंदाज में करेगी कि अगर एक बयान आ ही गया है तो उसको वो इस एतबार से कैश करवा सके, ये सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन के हवाले से कैश करवाना है? देखिए ज़रा, आप जितना जोर ये अपने सियासी मुखालफिन को क्रैश करने के लिए लगा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आपको सिफारती सतह पर अपने इस मिशन को आगे लेकर चलना चाहिए। आपको अब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात करनी चाहिए, अपने डिप्लोमेटिक जो वहाँ पर स्टाफ है उन्हें एंगेज करना चाहिए कि अब भी पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। यह नहीं कि पाकिस्तान 9/11 के बाद दहशतगर्दी ख़त्म होगी। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इतने अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। अब भी पाकिस्तानी जो हुकाम है उन्हें चाहिए कि इस जो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है उसको लेकर आगे बढ़ें और उन्हें बताएं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हमारी माशी तौर पर हम कितना कमज़ोर हुए, सियासी तौर पर कितना कमज़ोर हुए, हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको कितना नुकसान पहुंचा, और इससे भी बढ़कर जो हमारा दुश्मन मुल्क है उन्होंने बलोचिस्तान और KPK के अंदर किस तरह दरअंदाजी की। लिहाजा अमेरिका को अब पाकिस्तान की फाइनेंशियल एड करनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी चाहिए और जो पाकिस्तान के जदीद हथियार हैं उनसे पाकिस्तान को लेस करना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसको बेहतर तरीके से लड़ सके और इस खित्ते में क़याम अमन हो। अगर तो अमेरिका संजीदा, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान चीन की दोस्ती को शायद उस नज़र से नहीं देखता और उन्हें खटकती है, इसलिए उनका ये स्टेटमेंट है। अब उन्होंने अपना कोई और डू मोर कुछ करना होगा, कोई मुतालबा आएगा उनका, आप देखेंगे मुस्तकबिल में फिर उनका कोई ऐसा मुतालबा आएगा जो पाकिस्तान को पूरा करना होगा, शायद इसलिए उन्होंने इस वक्त ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक, अबे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार PJ मीर साहब। PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। PJ मीर साहब, जो स्टेटमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, यकीनी तौर पर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बहाल हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, जैसे कि मेरे दीगर मेहमानों ने भी अभी इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका के लिए ये तो एक गुडविल मूवमेंट हो सकता है, गुडविल जेस्चर हो सकता है, तालियां बजाई जा सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के लिए कि चलें उन्होंने एक बड़ा मार्का सर कर लिया। लेकिन सर, पाकिस्तान को आने वाले दिनों में क्या इसके खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं नुकसानात जो हैं वो बियर करने पड़ सकते हैं, और अगर पड़ने सकते हैं तो किस अंदाज में? देखिए जी, एक तो अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका को ये काम हमारी इंटेलिजेंस ने किया है, ये हमारे कारकुनों ने किया है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है और क्रेडिट तो इनको जाता है। लेकिन अगर अमेरिका इसको अप्रिशिएट कर रहा है तो अच्छी बात है। हम तो डे वन से कह रहे हैं कि भाई हमें दहशतगर्दी, ये तो हम सबसे बड़े इफेक्ट ही हैं दहशतगर्दी के। आप तो अपने वो न्यूज वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर लिख देते हो ये वो, तो ये एक अच्छी चीज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये न्यूज आई है। लेकिन हमें अब चाहिए कि जो हमारा एडवर्सरी बैठा हुआ है साइड पे, जो अपनी टीम भी यहाँ नहीं भेजता लेकिन अंपायर्स अपने भेज देता है, उसको चाहिए कि ये स्टेटमेंट पढ़ और ये जिस तरह आप इसको डिस्कस करें, हमें इसको डिस्कस करना चाहिए और हिंदुस्तान के मुंह पे मारें कि ये देखो वो कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दों को पकड़ रहे हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम पाकिस्तान को कहाँ किस तरह उसको तनकीद का निशाना बना रहे हो? हमें इसको कैपिटलाइज करना है स्टेटमेंट को, और यही चीज होती है कि जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, तो सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट करो ना, क्यों ना करो? बिल्कुल करो, क्योंकि पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट है जो कि दहशतगर्दी को फाइट करता है। और अगर हम और जहाँ हमारा मकसद होता है, मकासद होते हैं। तो PJ मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो जिस तरह से जो तजावीज आप दे रहे हैं, हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगे कि वो इस मामले को किस तरीके से प्रोजेक्ट करे, सिफारती सतह पर भी और खारजी महाज पर भी? PJ मीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई गेस कोई टेक्निकल एरर है, मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं PJ मीर साहब आप ही से कंटिन्यू करूंगी। नाज़रीन, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से PJ मीर साहब का तज्जिया अधूरा रह गया था। PJ मीर साहब, सवाल मैं आपसे ये कर रही थी
कि पाकिस्तान को सफारती महाज पर और खारजी महाज पर किस तरह से इस मामले को प्रोजेक्ट करना होगा कि पाकिस्तान ने किस हद तक दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं, और दूसरा ये भी कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका के लिए तो ये विनिंग मोमेंट बन गया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मजीद किन खतरात का सामना करना पड़ सकता है? नहीं जी, हमें किसी खतरात का सामना नहीं करना पड़ेगा जब तक हम तमाम जितनी भी हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस है यूनाइट ना हो। अच्छा, देखें, जो मर्जी गवर्नमेंट आई है, मिलिट्री हो, सिविल गवर्नमेंट हो, हम सब का एक ही व्यू पॉइंट है, टू फाइट टेररिज्म। और हर एक ने टेररिज्म के खिलाफ काम किया है, टेररिज्म को फाइट किया है। लेकिन अब जो अभी आपने जो सवाल किया है, देखें, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो बार बार इनको डिस्पैचेस में भी बताता है, सारी एम्बेसीज को भी बताता है कि हम कितनी फाइट कर रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो लोगों को बताती हैं, ब्रीफिंग्स देते हैं। हम जो फॉरेन जर्नलिस्ट आते हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको भी बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा है, इनको पकड़ा है, जो भी है वो पूरी इनको ब्रीफिंग देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके अलावा, ब्रीफिंग्स के अलावा हमें चाहिए कि आप इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इसको हाईलाइट करें। देखो, घर के अंदर हम मियां मिट्टू बन जाए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमें कौन सुनता है? देखो ना, हम कितनी देर की कश्मीर की आवाज लगा रहे हैं, कुछ सुनता है? फलस्तीन की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है, सारी दुनिया उसको सुनती है। हमें भी यही प्लेटफॉर्म अडॉप्ट करना चाहिए कि हमारी जो आवाज है, किसी किस्म की आवाज, वो इंटरनेशनल फ्रंटियर्स के ऊपर जाए, ताकि पाकिस्तान का केस, कोई भी केस हो, पानी का हो, कश्मीर का हो, दहशतगर्दी का हो, जो भी केस हो, हम इसको एक्सप्लेन कर सके एक वर्ल्ड पोडियम के ऊपर। दैट इज द वे फॉरवर्ड। और आई थिंक ये जो हम जिसकी बात करते हैं फॉरेन ऑफिस की, ये बड़ा अच्छा काम करता है। आपकी आज की गवर्नमेंट है, ये भी टेररिज्म के खिलाफ है, पिछली भी थी, उससे पिछली जितनी भी कर ले, ये तो पाकिस्तान का एक यूनिफाइड स्टैंड है कि टेररिज्म को, कि दहशतगर्दी के, हाँ बिल्कुल, दहशतगर्दी को जगह नहीं देनी, और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो सिविल क़यादत है और जो हमारी अस्करी क़यादत है वो एक पेज पे है। लेकिन जो हमारे मुल्क के सियासी मामलात हैं उसके ऊपर हमें इस वक्त हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट तो एक पेज पर कहीं ना कहीं नजर आते हैं, लेकिन जो हमारी ऑपोजिशन है वो ऑपोजिशन खुद एक पेज पर हमें नजर नहीं आती। जरा इस मामले की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो एक ऐलान किया गया, एक दावा किया गया कि ईद के बाद जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर जो है वो हुकूमत के खिलाफ वो निकलेंगे, एक तहरीक चलाएंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये कैसे पॉसिबल होगा? एक तो ये कि हम केपीके में भी देख रहे हैं कि वहां पर भी ना सिर्फ दहशतगर्दी इस वक्त उरूज पे है, बल्कि अगर इस चीज को हम एक साइड पर रख भी दें तो वहां पर खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी एक तरीके से असरनो अंदाज में तंजीम साजी हो रही है। वहां पर ऐसे लग रहा है कि जैसे दो धड़े बने हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी बुशरा बीबी ने अपनी तर्जुमान मिशाल यूसुफजई को उनकी तर्जुमानी के ओहदे से हटा दिया और 4 वकील जो थे वो मुकर्रर कर दिए। फिर इस वक्त हम JUI के साथ देखें तो PTI के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले तो ये कि जो माजी में दिए गए उनके बयानात हैं उसके ऊपर JUI वाले जो हैं वो थोड़े से नाला और थोड़े खफा नजर आते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, 26वीं यानी तरमीम का मामला ले लें या इसके अलावा भी कुछ और दीगर मामलात, उसमें PTI का स्टेटमेंट कुछ और है जबकि JUI का स्टेटमेंट कुछ और है। तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा कैसे? इसार राना साहब, जो तकसीम का शिकार PTI है, आपको लगता है कि अपोजिशन को इकट्ठा कर लेगी जब खुद इतनी मुनक़सम है? अच्छा, ये एक जो ये बात की जाती है ना कि तकसीम का शिकार है PTI तो मुझे तो कहीं ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई तकसीम है। अगर आप इख्तिलाफ राय को तकसीम का नाम देते हैं तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो तो मुस्लिम लीग नून में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है। जावेद लतीफ़ सीनियर नायब सदर हैं, वो कुछ और बात कह रहे होते हैं, राना सनाउल्लाह कुछ और कह रहे होते हैं, गुजरांवाला के जो हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं। इसार राना साहब, जिस तरीके से आपने परसीव किया, आपको लगता है कि PTI का वर्कर भी इस तमाम तर मामलों को इसी अंदाज में परसीव करता होगा? पीपल्स पार्टी का वर्कर के लिए, PTI के वर्कर के लिए PTI सिर्फ इमरान खान है। अच्छा, बाकी ये सारे शामिल वाजे हैं। आप किसी नीचे वर्कर से जाके इनके नाम पूछे, उन्हें नाम भी नहीं आते होंगे इनके, बिकॉज वो ये समझते हैं कि PTI का मतलब इमरान खान है। और ये सारे लोग जो हैं ये मैटर ही नहीं कर रहे किसी जगह पे भी। हाँ, ये जो बाहर की सियासत है जिसमें हमारे जो ताकतवर हैं उन्होंने भी कुछ करना होता है और ये लोग कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होते हैं, कहीं और से भी लाइन ले रहे होते हैं अक्सरियत इनमें से। तो ये
एक बाहर का नैरेटिव वो खराब करने या बनाने में तो रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये इनके इख्तिलाफ से पीटीआई को नुकसान पहुंच सकता है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चले, अगर मैं एक ना साइड पहुंच पर रहा है। पार्टी जब तक इख्तिलाफात इमरान को खान है- साइड पर रख भी दूं इसाराना साहब, उसके बाद आप ग्राउंड रियलिटीज को देखकर क्या देखते हैं कि ये इत्तेहाद मुमकिन हो पाएगा ईद के बाद? आप एक बात समझें, हाँ। ये इमरान खान की जो लड़ाई या मसला है, क्या वो इस हुकूमत से है? क्या ये जो सख्तियां हैं ये इमरान खान पे ये इस हुकूमत की वजह से नहीं है? इससे इमरान खान को माफ़ी इस सिस्टम से नहीं मिल रही है। इमरान खान इस सिस्टम से टकरा रहा है, वो आए रोज़ इस सिस्टम के ऊपर बात कर रहा होता है। तो ये लोग इकट्ठे भी हो जाएं, ये इकट्ठे होके क्या कर लेंगे? ये अचकज़ई इसी सिस्टम के बने हुए हैं, शायद खाकान अब्बासी इस सिस्टम का हिस्सा, फजलुर रहमान इस सिस्टम के बेनिफिशरी। तो इनसे ये तवक्को लगानी कि ये कोई इमरान खान के साथ खड़े होकर उसकी जद्दोजहद का हिस्सेदार बनेंगे, तो इससे बड़ी मैं नहीं समझता कोई हमाकत। ये दूसरी हमाकत होगी जो हम समझें कि आज ट्रम्प ने तारीफ कर दी तो अब वो हमारे नाल रल गया। तो ये इसी तरह ये समझें कि वो लोग अगर यहाँ बैठ गए तो पीटीआई का कोई बड़ा पार हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं होना। ये लड़ाई कुछ और है, और इस निज़ाम में मुझे कहीं पे भी इमरान खान के लिए जीरो माइनस हाँ, जीरो ये तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा टीवी टॉक शोज में आके खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब और अनवर रज़ा साहब, आप दोनों की इजाजत से मैं चाहूंगी कि मैं पीजे मीर साहब के लिए दोबारा चले जाऊँ, क्योंकि वो हमारे साथ फोन कॉल पर हैं, तो इसके बाद में चले जरा उन्हें जो है ना वो ईज कर दूंगी। पीजे मीर साहब, मुझे ये बताएगा, JUI की तरफ से भी अभी तो फिलहाल इनकार ही है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी पीटीआई के जो अख्तलाफात हैं तहफ़्फ़ुज़ात से उससे अग्री तो करते हैं, लेकिन उनके तरफ से सियासत से अग्री नहीं करते। तो फिर पीटीआई के साथ है कौन, चलेगा कौन उनके साथ इत्तेहाद में? सबसे पहले पीटीआई के साथ अवाम है। अच्छा। आप इसको गेज करें। लोग पीटीआई के साथ हैं, जो मर्जी आप कह लें, मैं कह लूं, जो मर्जी इसार कह लें, जो मर्जी कह लें, अवाम पीटीआई को फॉलो करती है। अब बात आती है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, जब आप आते हैं, ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है। इनको हम कहते हैं पीटीआई को कि भाई आपने क्या 4 साल किए, ठीक है, वेरी गुड। 4 साल के अंदर आप 35-40 साल का जो मलबा होता है, आप उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। सही। इस पे टाइम लगता है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, आप रिवर्स पे ले आए, ये भी अगर PMLN भी आ जाती 4 साल के लिए और इतना ना रहती, पीटीआई होती, तो तब भी यही होना था। अच्छा। बात यहाँ आती है कि जो भी ये लोग आ रहे हैं, माइनर प्लेयर्स को मैं कहूंगा, ये माइनर प्लेयर्स अपने बेनिफिट्स को देखते हैं, नेशनल बेनिफिट्स को नहीं देखते। ठीक है। और हमें नेशनल बेनिफिट्स को देखना है कि अवाम को एक्चुअली मिलेगा क्या। अब ये मुझे बताए ना, हम तो यहाँ, जिस तरह मैंने पहले भी एक मेरे ख्याल आपकी शो में भी कहा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आजकल की जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल सर्वाइवल की पॉलिटिक्स जी जी हो रही जी है। जी 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 कि वो गंदा है, मैं अच्छा हूँ, हाँ। और मैं गंदा हूँ, तो बयान वो ये अच्छे की हैं। बका के लिए ये- हो रही है। हाँ, दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। मुझे आप कहीं भी कर दें, चलो ये अच्छी बात हुई है, 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा 1 साल के अंदर मैंने क्या किया है, ठीक है। 1 साल के अंदर आई डोंट वांट टू गेज यू इन 1 ईयर। मुझे तो एक विजुअल इम्पैक्ट चाहिए कि रिलीफ क्या मिल रहा है एक आम आदमी को। अच्छा, मुझे एक क्या मुख्तसर आम आदमी सा, की मुझे तनख्वाहें मुख्तसर, बढ़- हाँ, मुझे भी पीजे मीर साहब एक मुख्तसर सा जरा कमेंट दीजिएगा इस चीज के ऊपर। आपने कहा ना कि पीटीआई के साथ अवाम है, अगर ऑपोजिशन नहीं भी है तो क्या ये जो पीटीआई ही है, ये पीटीआई के जो वर्कर है, आपको लगता है वो सिटिंग गवर्नमेंट के लिए इस वक्त कोई खतरा है? क्योंकि अपने मुखालिफिन को जिस हद तक वो दीवार से लगा सकते थे वो लगा चुके हैं, तरामीम करके, क्या कहते हैं, कोर्ट सेटलमेंट करके, और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बार बार सवालात उठाकर, मतलब हर तरीके से तो सेटलमेंट हो चुकी है। देखिए, ये जो सेटलमेंट है, जो आपने केसेस भी देखे हैं, यही है ना जी। जो भी आप किसी पे केस अगर लगा देते हैं, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पाकिस्तान में तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है ना जी, हाँ जी। बाद में सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, थर्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। हम इसकी तो इन्वेस्टिगेशन अभी जिन जिन चार्जेस की हम बात करें, कहीं भी तो हुई नहीं है। अब जब तक थॉरो इन्वेस्टिगेशन ना हो और जो एक्चुअल्स हैं, अगर आपने उनको पनिश करना है तो बिल्कुल बाय राय बिल्कुल आप करें। ठीक है। जिसने एंटी स्टेट काम किया है बिल्कुल करे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट वी नीड जस्टिस टू बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, ठीक है। किसी के खिलाफ भी हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए इस मुल्क के अंदर, और साथ साथ एंटी स्टेट जो काम करेगा
उसके लिए पाकिस्तान में जगह नहीं है। ठीक है पीजे मिर्जा, क्या पॉइंट आपका आ गया। मुझे क्विकली ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो ब्रिगेडियर साहब और अनवर रज़ा साहब इसी मामले पर आपसे गुफ्तगू करूंगी। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, सोलो पीटीआई से मुश्तरका अपोजिशन पीटीआई की स्ट्रेटजी काफी तब्दील हो चुकी है, लेकिन ये अपोजिशन इत्तेहाद हम काफी देर से देख रहे हैं कि पीटीआई कोशिश जरूर कर रही है लेकिन ये बनता हुआ नजर नहीं आता। और अब से कई बार जब मेरी अनवर रज़ा साहब से भी गुफ्तगू होती रही तो उन्होंने कहा कि जेयूआई कभी इस मामले पर राजी होगी नहीं, मौलाना इतनी आसानी से मानने वालों में से है नहीं। फारूक हमीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब खुद ही पीटीआई अभी तक अपने वो मेन कंपोनेंट्स को इकट्ठा नहीं कर पा रही है अपोजिशन के इत्तेहाद के लिए, तब तक वो कैसे फिर हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है या हुकूमत वक्त के लिए कोई परेशानी साबित हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि जहां तक बानी पीटीआई इमरान खान का ताल्लुक है, वो कोई डील करने को तैयार नहीं। जो लेटेस्ट अभी सारी खबरें आ रही हैं, डील फॉर गोइंग टू फ्रॉम अडयाला टू बनीगाला, तो लिहाजा वो तो बज़िद हैं कि जनाब वो तो जेल में ठीक है और केसेस लड़ते रहेंगे। तो ये एक डेडलॉक स्टेलमेट तो चल रहा है इसमें कोई, और जो अभी अदलिया की जो इस तरह के हालात बदले हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ उनको कोई मिलने वाला है। हाँ। जहां तक उनकी अपनी लोगों का ताल्लुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उनके जो कई नजरियाती माजी के लीडर हैं वो इसका काफी अभी भी जेल में है, नंबर एक। नंबर दो, जो उनके जो कुछ लोग बाहर हैं उनमें से तासुर मिलता है कि काफी लोग कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और वो जलसे में नहीं आते, जुलूसों में नहीं आते, रैलीज में नहीं आते और बल्कि बोलते भी नहीं है। तो लिहाजा वहां पे भी बहुत शकुक शुबात क्रिएट हो गए। तो यही वजह क्या उन्होंने, अब आप देखें, कोई ऐसे नए फेसेस लेके आ रहे हैं जिस तरह आलिया हमजा होगी, जिन्होंने पिछले 2 साल में बड़ी अपना ये मार खाई है बिल्कुल जेलों में रहे हैं और बड़ी तकलीफें जो है वो बर्दाश्त की हैं। तो लिहाजा ये लोग आ रहे हैं ताकि पीटीआई को एक नया इमेज दिया जाए, इन द सेंस कि नई लीडरशिप हो जो कि बड़े जज्बात के साथ और बड़ी सिंसेरिटी के साथ पीटीआई को ईद के बाद आगे लेके चले। लेकिन जहां तक ये जो इत्तेहाद है इसमें मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। देखिए, एज इज कैचिंग अप फॉर ऑल द लीडर्स, चाहे फजल रहमान साहब हो, चाहे अपना शाहिद फरहान अब्बासी साहब हो, चाहे हमारे वो खटक साहब वो जो अपना है बलूचिस्तान के। लेकिन फारूक हमीद साहब, मुझे ये समझ नहीं आती, जरदारी साहब और मियां साहब जब एक ही कश्ती में सवार हो सकते हैं तो खाकान अब्बासी साहब, मौलाना साहब, ये लोग पीटीआई के साथ क्यों नहीं एक कश्ती के मुसाफिर हो सकते? क्योंकि ऐसी बयानात माजी में दिए गए हैं कि मैं पेट फाड़ कर सड़कों पर घसीटूंगा। आज एक वजीर आजम है तो दूसरा सदर है इस मुल्क का। देखिए, बात ये है ना कि फिर वो मौलाना फजल रहमान साहब का, अब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन उनका जो एक इम्प्रेशन है, पॉलिटिकल इम्प्रेशन, वो ये है कि इज नॉट रिलायबल, यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम, कि किस वक्त वो आपको एट द मोस्ट क्रूशियल टाइम वो आपको डिच कर दे। तो और उन्होंने भी, आपने देखा कि वो भी कह रहे हैं, डाउट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं अबाउट द पीटीआई टॉप मोस्ट लीडरशिप, अबाउट इमरान खान। तो लिहाजा वहां पे भी ये एक सस्पेशन, ये चीजें रहती हैं। ये बेसिकली जितने 4-5 बड़े लोग हैं, ये ड्राइंग रूम के पॉलिटिशियंस हैं, ये इनकी कोई अपनी मास फॉलोइंग जो है वो उस तरह नहीं है, ठीक है ना जी। तो लिहाजा उसमें सारी जो क्राउड पुलिंग पावर है या एजुकेशन पावर, या वो पीटीआई के पास है या फिर वो मौलाना की जमात के पास है। लेकिन मौलाना की जमात में फिर वही बात आ गई ना कि जी वहां पे उनके साथ इत्तेहाद करना ये एक बड़ा डाइसी मामला है। तो लिहाजा मैं ईद के बाद कोई इतना बड़ा छोटे मोटे जलसे रैली ये चीजें मैं देख रहा हूँ, उससे ज्यादा कोई बड़ी तहरीक चलते हुए मैं देखता नहीं हूँ। लेकिन अब आपने मुझे इजाजत देनी है, मैं क्विकली एक जुमला कहना चाहता हूँ अफगानिस्तान और अमेरिका के हवाले से। देखिए, बात ये है, अमेरिका के बारे में हमेशा हमारा ये इंप्रेशन जो है पाकिस्तान के अवाम का, ये अनट्रस्टवर्दी, अनरिलायबल हमारे पार्टनर रहे हैं माजी में। इन्होंने हमेशा अपना इंटरेस्ट देखा है, पाकिस्तान ने को कोई फायदा नहीं हुआ इनके साथ जो हमारी पार्टनरशिप माजी में रही है एज अ फ्रंटलाइन स्टेट अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, अफगान जिहाद या वॉर ऑन टेरर। और मैं ये कहूंगा कि हाँ, अगर हमारी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी इदारों के लेवल पे एंगेजमेंट आती है, अच्छी बात है, होनी चाहिए इनके साथ, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करें अपने लिए। वो कैसे कि जनाब आप अफगानिस्तान के सरजमीन पे ये जो टेरर ग्रुप्स हैं इनको डिसमेंटल करें, अफगान तालिबान गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, इंडियन पे प्रेशर डालें कि आप ये तमाम प्रॉक्सी ग्रुप इनकी सपोर्ट करना बंद कर दें, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ये नहीं है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपने क्विक कहा था, आपको मैंने टाइम दिया, मुझे जरा अनवर रज़ा साहब की तरफ जाने दें। अनवर रज़ा साहब, क्या हो गया मौलाना साहब को? मौलाना साहब तो मानने का नाम ही नहीं ले रहे और आप तो कई बार प्रोग्राम में कह चुके हैं। ये भी बता दीजिए कि राजी कैसे होंगे? मौलाना फजल रहमान
को कई वो भी मसलियतों का शिकार है। मसलन उन्हें तालिबान से भी ख़तरा है, अच्छा। उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से भी ख़तरा है। देखिए वो पार्लिमान के अंदर तो उस तरह रोल प्ले नहीं कर सकते जिस तरह वो पार्लिमान के बाहर कर सकते हैं। और मौलाना साहब ने अपनी रेलिवेंस रखनी है तो वो इस तरह के इत्तेहाद, जो कमज़ोर इत्तेहाद मैं कहूँगा, उसमें रहकर अपनी पोजीशन बेहतर करेंगे और बारगेनिंग पोजीशन में आएंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के पास स्ट्रीट पावर है? नहीं है। महमूद खान अचकज़ई आवाम को बाहर नहीं ला सकते। सिर्फ दो लोग ऐसे हैं, दो जमातें ऐसी हैं, एक तो मौलाना फजल रहमान साहब और एक बानी पीटीआई। अब बानी पीटीआई मुश्किलात का शिकार है। सहाराना साहब कह रहे थे वो तकसीम नहीं है, चले हम इख्तलाफ राय कह सकते हैं, उनकी जमात में बड़ी शिद्दत के साथ पाया जाता है। उस इख्तलाफ राय की वजह से वो एक इकट्ठ नहीं कर सकते और स्वाबी जलसा इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब की बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को पता है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से तालिबान की तरफ से या दहशत गर्दों की तरफ से उनको भी खतरात लाहक हैं। एक बात। दूसरी बात, वो ताकतवर हलकों के साथ रह कर अपनी सियासत कर सकते हैं। अब वो मैंने आपको बताया ना, आपको याद होगा कि देखिए मौलाना फजल रहमान साहब को मैनेज करना अब मुस्लिम लीग नून का काम है। एस्टेब्लिशमेंट ने जो काम करना था वो तो कर लिया, वो तो देखना पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो जहां तक लेके आना था ले आए, उन्हें सियासी तौर पर कमजोर करना था वो कर दिया। अब पॉलिटिकली वो देखें वो उस तरह इत्तेहाद नहीं बना सकते। मैं आपको अब भी बताता हूं कि जब तक हकीकी मायनों में मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ड्राइंग रूम में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, लेकिन जब तक स्टेज पर नहीं आते उस वक्त तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मूवमेंट है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। आपने अपनी गुफ्तगू में एक और बात की, आपने कहा कि ना तो महमूद खान साहब के पास इतनी कोई स्ट्रीट पावर है, ना ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास इतनी पावर है, तो सिर्फ मौलाना साहब या फिर पीटीआई के पास। तो फिर पीटीआई को आपको लगता है कि पीटीआई को खाकान अब्बासी साहब की जरूरत है? अगर वो नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं है, वो मौलाना के साथ आगे चले। देखिए जरा, आप हर शख्स की कोई स्टेट पावर होना जरूरी नहीं, लेकिन वो देखना उनका सियासी कदकाठ देखना है। फिर वो मुस्लिम लीग नून के दौर में वज़ीर आज़म रहे और वो मुस्लिम लीग नून के एक बड़े देखिए सीनियर लेवल के सियासतदान है, इसलिए उनका इस इत्तेहाद के साथ होना जरूरी है। महमूद खान अचकज़ई जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं हमेशा, लेकिन कम से कम एक वॉइस तो है, वो बात तो करते हैं पार्लियामान के अंदर, इसलिए उन्हें पीटीआई के साथ होना जरूरी है। देखिए ये वो कदावर शख्सियात हैं जो डोमिनेट करती रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, इसलिए इनका दोनों के साथ होना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो इत्तेहाद होगा उसमें वजन होगा। लेकिन अगर आपने इस मूवमेंट को कामयाब बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि मौलाना फजल रहमान साहब सिद्के दिल के साथ इनके साथ आए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुस्तकबिल के लिए, या अब केपीके में चूंकि दोनों का हल्का केपीके है, केपीके में उनके साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट की बात करें, अपोजिशन में बेहतर रोल की बात करें, स्टेज पर अगर उन्हें स्टेज उनके हवाले करें। लगता है कि अगर अकेले एक मौलाना आ जाते हैं तो मौलाना अपने साथ खाकान अब्बासी और महमूद खान और बाकी दीगर लोगों को भी ले आएंगे? बिल्कुल। आप देखिए ना कि जब मौलाना फजल रहमान साहब तने तनहा आए थे, आपको याद होगा पानी पीटीआई के दौर में, तो उन्होंने अपना इस पे इस्लामाबाद में आए थे और एक जगह पर उन्होंने क्याम किया था। आपने देखा था कि मौलाना अपने साथ बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आए थे, कम से कम एक मैसेज गया था और वो अकेले थे। अब अगर उनके साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ होगी जो कि मेजॉरिटी आवाम की उनके साथ है, तो वो होंगे। अगर मौलाना साहब के साथ उनकी जमात होगी तो फिर देखे ना शाहिद खाकान अब्बासी अगर स्टेज पर गुफ्तगू करेंगे, महमूद खान अचकज़ई अगर बात करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जाएगा। अच्छा, वैसे खाकान अब्बासी साहब पीटीआई की तर्ज सियासत से जो है ना वो थोड़ा मुत्तफिक नहीं। चले मैं सवाल और लेना चाह रही थी आपसे, लेकिन मुझे कहा गया कि बिल्कुल टाइम मुख्तसर रह गया और बल्कि खत्म हो गया है, पर मैं सवाल यहीं पर ड्रॉप किए देती हूँ। कल जब इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और कहीं पर भी सियासी गुफ्तगू का आगाज हुआ तो मेरा सवाल ये जरूर होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पीटीआई की तर्ज सियासत से मसला है, लेकिन अगर मसला है तो फिर एहतजाज का तरीका कार क्या होना चाहिए? शाहिद खाकान अब्बासी साहब किस रूप में एहतजाज को देखना चाहते हैं और जिस तरीके का वो अंदाज चाहते हैं कि उससे हुकूमत जा सकती है या नहीं जा सकती? आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।